अस्सलामुअलैकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुश आमदीद। मेरा नाम सादिया इस्माइल है और मैं कनाडा के शहर टोरंटो में रहती हूँ। मेरे पास बड़ा सा बंगला, दौलत, जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन मेरे पास जो चीज़ नहीं थी वो प्यार और एहसास करने वाले रिश्ते नहीं थे। मेरी उम्र उस वक्त 40 साल है और अपनी जिंदगी के 40 साल मैंने सिर्फ दूसरों को खुश करने में गुजार दिए थे। मैंने तो बिना किसी भी गर्ज और मतलब के सबका ख्याल रखा था, लेकिन सबने मुझसे अपने मतलब से रिश्ता रखा था और मतलब निकलने के बाद सब अपने अपने रास्ते चलते हुए नजर आए थे। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरी पैदाइश मेरे माँ बाप की शादी के 1 साल बाद हुई थी। मेरे मजीद एक भाई और बहन थे। मैं उम्र के 16वें साल में थी जब मेरे माँ बाप की दूसरी औलाद और मेरा भाई सलीम पैदा हुआ। सलीम की पैदाइश के 1 साल बाद लाइबा ने जन्म लिया। सलीम और लाइबा के बाद जब अम्मा दोबारा उम्मीद से हुई तो उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उनका ब्लड प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था और डिलीवरी के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे थे अम्मा की तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही थी। और एक दिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। हमारी जिंदगी में अंधेरा हो गया और हम तपती धूप में आ खड़े हुए, क्योंकि हमारी माँ हमारी ठंडी छांव हमें छोड़कर जा चुकी थी। अम्मा की हालत डिलीवरी के वक्त बहुत खराब थी, जिस वजह से वो जाँ बड़ ना हो सकी। अम्मा के साथ साथ नया मेहमान भी दुनिया में आने से पहले ही मर गया था और यूं हमें आंसुओं की सौगात किस्मत ने दे दी थी। अम्मा की मैयत घर लाई गई तो मैं चीख चीख कर रो पड़ी थी। मैं अम्मा की सबसे बड़ी बेटी थी और उनके साथ मेरा ताल्लुक दोस्ताना था, सो मैं उनके जाने पर टूट कर बिखर गई थी। सलीम और लाइबा छोटे थे, नहीं समझते थे कि माँ का चले जाना क्या होता है, लेकिन मैं समझती थी और मेरी जैसी ही हालत अब्बा की भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे हौसला देकर संभाला था, क्योंकि माँ के जाने के बाद सलीम और लाइबा के लिए मैं ही उनकी माँ थी। मुझे ही उनका ख्याल रखना था और उनकी तरबियत करनी थी। सो मैंने गम के साथ ही जिंदगी जीनी शुरू कर दी। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि सलीम और लाइबा को माँ की कमी कभी भी महसूस ना हो। मैं उनकी बहन नहीं, उनकी माँ बन गई थी। मेरे अब्बा दर्जी थे और घर से थोड़ा दूर ही उनकी एक बड़ी सी दुकान थी, जो रब की मेहरबानी से खूब चलती थी और हमें कभी भी किसी शय की कमी महसूस नहीं हुई थी। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है और जितनी भी मोहब्बत हो, मर चुके लोगों के साथ मरा तो नहीं जाता, जीना आ ही जाता है। सो हमें भी जीना आ गया था। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता फिर से आगे बढ़ने लगी थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और सारी तवज्जो घर और छोटे बहन भाइयों को देने लगी थी। मेरे लिए तो वो लोग ही मेरी कुल कायनात थे। मेरे अब्बा भी एक बहुत अच्छे बाप थे, लेकिन अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसने सबको चौंका दिया था। साथ साथ मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। अब्बा कभी ऐसा भी करेंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अब्बा ने जो किया था अब्बा का हक था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब्बा ऐसा भी कुछ करेंगे। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे लगता था कि अब्बा अम्मा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके मर जाने के बाद बाकी की सारी जिंदगी उनके नाम पर और मोहब्बत पर गुजार सकते हैं, लेकिन अब्बा ने तो अम्मा की वफात के बाद साल भर के अरसे में दूसरी शादी कर ली थी। हर रवायती बाप की तरह अपनी दूसरी बीवी पर अपनी बड़ी औलाद को यानी कि मुझे सफाई देते हुए मेरे बाप ने कहा कि शादी उन्होंने अपनी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से की है। उन्हें मेरा अकेलापन बुरा लगता था और मेरी थकावट की वजह से उन्होंने दूसरी शादी की थी, ताकि एक दूसरी औरत हमारी माँ बनकर आए और ना सिर्फ बच्चियों को संभाले बल्कि घर के काम काज में भी मेरा हाथ बटाए। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल थी और मेरे अब्बा ने जिससे शादी की थी वो उम्र में मुझसे 1 साल छोटी थी। अब्बा को शादी करनी थी, उनका हक था, करते, लेकिन अपनी हम उम्र औरत से करते। यूं अपनी बेटी से भी कम उम्र लड़की से शादी तो न करते। लेकिन अब्बा का कहना था कि उस लड़की जिसका नाम नूरैन था कि आगे पीछे कोई नहीं था, वो अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी का इंतकाल हुआ तो रिश्तेदारों ने घर पर कब्जा कर लिया और उसे नौकरानी बनाकर रख लिया। वो हालात की सताई हुई लड़की थी और जब उसने मेरे अब्बा से मदद मांगी तो सिवाय निकाह का पैगाम देने के अब्बा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और नौरीन के पास अब्बा जैसे शख्स से शादी करना ही जिंदगी संवारने का आखिरी हल था। अम्मा के बाद अब्बा अकेले हो गए थे। उन्हें जीवन साथी चाहिए थी और नौरीन को एक महफूज छत, और यूं दोनों ने अपनी अपनी ज़रूरत के पेश नज़र रखते हुए एक दूसरे को ही चुन लिया और शादी कर ली। मैं खुले जहन की लड़की थी। मुझे अब्बा की शादी में सिवाय उम्र के फ़र्क के और कुछ भी बुरा नहीं लगा था और अब्बा की एक बात ने तो मुझे चुप करवा दिया, जब उन्होंने मेरे उम्र वाले एतराज़ के बदले कहा था कि उन्हें ऐसी लड़की कभी नहीं मिल सकती थी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और जिसके आगे पीछे कोई ना हो वो दब कर रहती है और शौहर और उससे जुड़े रिश्तों को खुश रखती है। और कल कला को मेरी शादी हो जानी थी तो अब्बा बच्चों को अकेले तो नहीं संभाल सकते थे।
कोई चाहिए थी जो अब्बा को भी संभाले और घर और बच्चों को भी। मैंने चुप इख्तियार कर ली थी कि अब्बा की जिंदगी में कोई एतराज़ करने का हक मैं नहीं रखती थी। नौरीन एक अच्छी लड़की थी और अच्छी इस तरह थी कि वो अपने काम से काम रखती थी। मैं कब क्या और क्यों कर रही हूँ वो मेरे कामों में ताक झांक नहीं करती थी। शायद उसे सबकी आदत नहीं थी और मुझे उसकी यही आदत बहुत पसंद आई थी। वो सलीम और लाइबा का भी बड़ा ख्याल रखती थी और थोड़े ही दिनों में सलीम और लाइबा उसके साथ अटैच हो गए थे। मुझे भी अच्छा लगा था कि चलो अम्मा के जाने के बाद कुछ तो अच्छा हुआ जिंदगी में। लेकिन ये अच्छा सिर्फ कुछ ही दिन के लिए था। नाटक किसी भी चीज़ का हो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता और अपनी असलियत तो ज्यादा देर तक कोई छुपा ही नहीं सकता। नौरीन की असलियत भी आहिस्ता आहिस्ता खुलकर मेरे सामने आने लगी थी। वो महरूमियों में पली बड़ी लड़की थी, सो हर शय को हासिल करना अपना हक समझती थी। उसने अपनी जवानी अब्बा जैसे बूढ़े शख्स को दी थी तो कुछ सोच कर ही दी होगी। वो कुछ बड़ा सोचकर इस घर में आई थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते हमवार कर रही थी। सबसे पहले उसने अब्बा का दिल जीता था। अब्बा बूढ़े आदमी थे, एक 18 साल लड़की से मोहब्बत पाकर क्यों करना पिघलते। नौरीन का पहला मकसद ही पूरी तरह से अब्बा को अपने कंट्रोल में करना था ताकि फिर वो अपने सब दाव आराम से खेल सके। अब्बा बेचारे खुश थे कि उनकी बीवी उनसे और उनके बच्चों से और उनके घर से बहुत मोहब्बत करती थी। नौरीन की और मेरी कभी भी मुंह मारी या झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी चालाकी नज़रों को घर का तवाफ करते देखकर मैं समझ गई थी कि वो क्या चाहती है। वो सब कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती थी और अपनी सारी महरूमियाँ दूर कर देना चाहती थी। मैं भी चुपचाप उसकी ये हरकतें देखती रहती थी। मैं देखना चाहती थी कि वो आखिर किस हद तक जा सकती है। उन्हीं दिनों अब्बा मेरी शादी करने के लिए एक रिश्ता देखने लगे और मैंने नोट किया जैसे जैसे अब्बा लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए बात कर रहे थे, नौरीन के अंदर खलबली सी मच गई थी। उसको ऐसे हाथ पैर पड़ गए जैसे कुछ बुरा हो गया हो और फिर तो मैं उसके मर्ज समझ गई थी। अम्मा ने मेरे जहेज के लिए जेवरात बना रखे थे और अपने जेवरात भी अम्मा ने मेरे लिए रख छोड़े थे जो शादी करके मुझे अपने साथ ले जाने थे। लेकिन नौरीन की नज़र में इन जेवरात पर थी। वो अपने बाप का माल इन्हें समझ रही थी, हर शय को। लेकिन मैंने भी इतनी आसानी से अपनी चीज़ें नौरीन को नहीं दे सकती थी। अब तो हम दोनों के दरमियान खामोश और सर्द सी जंग जारी हो चुकी थी और अब्बा भी बात बेबात मुझे गुस्सा करने और डांटने लगे थे। मैं समझ चुकी थी कि नौरीन उनके कानों में मेरे खिलाफ सीसा उंडेलती चली जा रही है और एक दिन फिर सब हदें नौरीन ने पार कर दी। वो लालची थी ये मुझे पता था, लेकिन वो इस कदर घटिया थी ये मुझे पता नहीं था। वो कुछ यूं कि एक रोज जब अब्बा सलीम और लाइबा को लेकर बाहर गए हुए थे तो हमारे घर के दरवाजे पर एक अजीब बेढंगे से हुलिये वाला लड़का आया जो अपना नाम शकूर बताता था। नौरीन ने बताया कि उसका कज़न है और मैं हैरान थी कि कौन सा कज़न आ गया नौरीन का। नौरीन तो सबको छोड़ चुकी थी तो फिर ये अचानक कोई मिलने कैसे आ सकता है। खैर मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया और अपने कमरे में आ गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि नौरीन अपने शकूर नामी कज़न को लेकर मेरे कमरे में आई और कहने लगी, सादिया देखो इसके हाथ से खून बह रहा है, प्लीज़ इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने इस बात में सर हिलाया और दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आई और उस शकूर का हाथ पकड़कर बैंडेज करने लगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि नौरीन उठकर वहाँ से जा चुकी है और मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर चुकी है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला और अब्बा दाखिल हुए। अब्बा की आंखों में खून उतरता देख मैं सब कुछ समझ गई थी। ये नौरीन ने मेरे खिलाफ चाल चली थी जो पूरी तरह से कामयाब ठहरी। नौरीन ने चंद जेवरात के लिए मुझे मेरे बाप की नज़रों में 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मैंने अब्बा को बहुत समझाने और अपनी बात सुनाने की कोशिश की, लेकिन अब्बा तो नौरीन की आंखों से देख और उसी के कानों से सुन रहे थे। अब्बा ने मेरी एक बात भी ना सुनी और ना सिर्फ शकूर को धक्के मारकर घर से निकाल दिया बल्कि मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं कितनी ही देर दरवाज़ा बजाती रही थी लेकिन अब्बा ने दरवाज़ा नहीं खोला था। नौरीन ने उनके दिलो दिमाग में मेरे लिए इस कदर नफरत भर दी थी कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए थे। मैं वहाँ से निकली तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाऊँ। तालीम भी मेरी FA तक ही थी और पास 1 रुपया तक नहीं था। गले में सोने की चेन थी सो वो बेची और एक गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश पजीर हो गई और साथ ही एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ साथ मैंने अपना भी कुछ करने का सोचा। मैंने स्कूल के बाद छोटे पैमाने पर टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी थी जो थोड़ी ही अच्छी चली तो मैंने किराए पर एक मकान ले लिया ताकि सलीम और लाइबा को ले आऊँ। और तभी पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। ये खबर बिजली बनकर मुझ पर गिरी। अब्बा को हार्ट अटैक आया था और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। अब्बा तो चले गए थे लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए थे। नौरीन सब कुछ समेट कर चलती बनी थी। मैं सलीम और लाइबा को लेकर आ गई थी। वो दोनों बहुत छोटे थे और मेरी जिम्मेदारी थी, सो मैंने उनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वक्त गुजरता चला गया, सलीम और लाइबा बड़े हो गए।
میری ٹفن سروس بہت اچھی چل پڑی تھی اور پھر مجھے ٹورنٹو کے ایک ہوٹل سے آفر آئی۔ موقع اچھا تھا، سو لائبہ کو اور سلیم کی ذمہ داری پر چھوڑ کر میں ٹورنٹو چلی گئی اور رات دن ایک کر کے میں نے سلیم اور لائبہ کا مستقبل بنایا۔ سلیم CSS کر کے آفیسر بن چکا تھا اور لائبہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ دونوں جب اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو دنیا کی طرح مجھے بھول گئے اور میرے بغیر ہی پاکستان میں شادی کر لی تھی اور مجھے فون کر کے صرف اطلاع دی تھی جیسے میں کوئی غیر ضروری چیز ہوں۔ میں نے بھی پاکستان جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور ٹورنٹو میں ہی رہنے لگی۔ کام اچھا تھا، سو میرا گزر بسر اچھا ہونے لگا اور وقت پھر تیزی سے گزرتا ہی چلا گیا۔ سلیم اور لائبہ کے بھی بچے ہو گئے اور وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ میں اکیلی تھی اور اکیلی ہی رہ گئی۔ سال میں 2 بار صرف عید کے عید ہی سلیم اور لائبہ کا فون آتا ہے۔ وہ میری قربانیوں کو بھول کر خود غرض ہو چکے تھے۔ بہت سالوں بعد اس بار کچھ انوکھا ہوا کہ لائبہ نے عید کے علاوہ بھی مجھے فون کیا۔ لائبہ کے بڑے بیٹے کا ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن رہائش کا مسئلہ تھا، سو اس نے مجھے کال کی اور میں نے اپنے بھانجے سارم کو خوشی خوشی اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی کہ میری تنہائی دور ہو جائے گی۔ سارم میرے پاس آ گیا۔ وہ ایک بہت ہنسمکھ بچہ تھا اور کئی ایک بار تو وہ مجھے بول چکا تھا کہ خالہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی، اور میں جواب میں صرف اتنا کہتی تھی کہ مجھ بوڑھی سے اب کون شادی کرنا چاہے گا۔ سارم ایک دن دیر رات یونیورسٹی سے واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ہلدی کا ایک پارسل تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ ہلدی کا پارسل اس نے انڈیا کے کسی دوست سے منگوایا اور اس ہلدی میں اتنی طاقت ہے کہ جب اس کا لیپ جسم پر لگایا جاتا ہے تو بوڑھے لوگ جوان ہو جاتے ہیں۔ میں نے سارم سے لیپ لے کر رکھ لیا۔ وہ دوسرے دن پھر لے آیا اور روز یوں ہی کہتا کہ خالہ آپ اسے لگانے سے 16 سالہ جوان لڑکی بن جائیں گی، اور میں شرما جاتی۔ ایک رات سالم ہلدی لے کر آیا تو اس نے کہا کہ خالہ میں آج آپ کو ہلدی لگا کر ہی رہوں گا، اور پھر میرے ہاتھوں اور بازوں پر ہلدی کا لیپ لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ بھانجے نے ہلدی لگا کر مجھے بازوں سے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا اور بولا گڈ بائے خالہ، اور چلا گیا۔ میرا جسم بری طرح سے جلنے لگا اور میں درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میری دوست یشوا کسی کام سے آ کر مجھے تکلیف میں دیکھ کر وقت پر ہسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹرز نے میرا ٹریٹمنٹ کروایا اور بتایا کہ ہلدی کا جو لیپ مجھے سارم نے لگایا تھا اس میں خطرناک کیمیکل ہے جو میرے جسم کو جھلسا دیتا اور میں تکلیف سے مر جاتی۔ میں ٹھیک ہو چکی تھی اور یشوا نے سارم کو بھی گرفتار کروا دیا تھا۔ سارم کو ماں نے چیلنج دے کر بھیجا تھا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے، لیکن وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگا تھا، اور شارٹ کٹ یہی تھا کہ وہ مجھے مار دیتا اور میری ساری جمع پونجی اور گھر اپنے قبضے میں کر لیتا، لیکن اس کا منصوبہ بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا۔ لائبہ نے مجھے فون کر کے میری بہت منتیں ترلے کیے کہ میں سارم کو رہائی دلا کر پاکستان بھیج دوں، لیکن اس بار میں بھی پتھر ہو گئی تھی۔ سارم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور لائبہ ابھی تک خود غرض بنی میرا نہیں سوچ رہی تھی جس نے اسے ماں بن کر پالا تھا، سو میں نے بھی نہیں سوچا اور سارم کو اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد ہی پاکستان جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ میں نے ساری زندگی دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے زندگی گزار دی، لیکن پھر بھی آخر میں میرے پاس تنہائی تھی جو مجھے بتاتی تھی کہ جتنا خود غرض انسان ہوتا ہے اتنا ہی خوش اور پرسکون بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی خوشی دوسروں کی جگہ خود میں ڈھونڈی اور اپنی آخری عمر کو پرسکون بنانے کے لیے شاندار طریقے سے بنا کسی کی پرواہ کیے اپنی زندگی جینے لگی تھی۔ میں سعدیہ تھی، مجھے بھی جینے کا پورا حق تھا جو میں نے بہت دیر سے ہی صحیح لیکن استعمال کر لیا تھا۔